नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत सिंह रजावत आपका हिंदी वर्णमाला की दूसरी कक्षा में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के किस वर्ण को हमें किस वर्ग में रखना है, या हम ये कह सकते हैं कि वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, इसके अलावा कुछ विशेष व्यंजनों के बारे में जाना। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे आगत ध्वनियां या आगत व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर आगत की बात की जाए तो आगत का अर्थ क्या होता है। आगत का तात्पर्य होता है कि आने वाला। तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जो किसी अन्य भाषा के द्वारा या अन्य भाषा से हमारी हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि के अंतर्गत सम्मिलित किए गए और उन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं। और आगत वर्ण को अगर नया नाम या किसी दूसरे नाम से जाना जाता है तो उसे हम बोल सकते हैं नवनिर्मित ध्वनियां। नवनिर्मित ध्वनियां, या हम कह सकते हैं कि नव विकसित ध्वनियां। नव विकसित ध्वनियां या आगत ध्वनियां या आगत वर्ण। अब हम आगत का मतलब पहले ही बता चुके हैं कि कुछ ऐसे वर्ण जो अन्य भाषा से हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए उन्हें हम आगत ध्वनियां या आगत व्यंजन और आगत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। आगत स्वर व व्यंजन दोनों का सम्मिलित स्वरूप ही आगत ध्वनियों के अंतर्गत आता है। कौन कौन से स्वर या व्यंजन आते हैं इनको जान लेते हैं। तो हमने देखा होगा कि हमें क के नीचे ये ख के नीचे ज, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द दिखते हैं। तो इसे या इस प्रकार के जो शब्द होते हैं या वर्ण जो होते हैं वो हमारे आगत स्वर या व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब आगत का मतलब हमने बताया कि अन्य भाषा से आने वाले हिंदी भाषा के में जो स्वर या व्यंजन है उन्हें हम आगत के अंतर्गत रखते हैं। अब आगत ध्वनियों में हम अगर इन्हें बांटें तो आगत दो स्वर और व्यंजन में बट जाते हैं। जैसा कि हर एक वर्ण की बात करें तो वर्ण या तो स्वरूप होता है या व्यंजन। उसी प्रकार से जो आगत वर्ण है या आगत ध्वनियां हैं वो स्वर व व्यंजन में विभक्त होती हैं। तो इसके अंतर्गत आगत स्वर में आने वाला आ के ऊपर जो आधा चांद या आधा चंद्र बिंदु जो होता है वो, और व्यंजन के अंतर्गत हमने का के नीचे बिंदु रख दी, खा के नीचे बिंदु रख दी, जा के नीचे बिंदु रख दी, फा के नीचे बिंदु रख दी। इस प्रकार के कुछ वर्ण आपको वर्णमाला में दिखते हैं। तो ये हमारे आगत व्यंजन है। अब इनके अलावा इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो अगर जैसा कि ऊपर वाला जो आगत स्वर है ये अ कहलाता है, तो जब हम कुछ ऐसे वर्ण जिनमें जैसे हमको लिखना होता है डॉक्टर, तो हम इसके ऊपर ये आधा चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे हमें लिखना होता है पॉल, तो हम आधी चंद्र बिंदु लगाते हैं। अब इसका अंतर हम कैसे समझते हैं कि अगर हम इसको साधारणतः लिखें तो ये डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर, उच्चारण डॉक्टर, ये पाल लिखा हुआ है। और ऊपर वाले शब्दों का अगर उच्चारण करें तो ये डॉक्टर और पॉल इस तरीके से उच्चारित किए जाते हैं। तो यहां पर उच्चारण की दृष्टि से आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है। अगर बात की जाए कि ये आगत स्वर जो है ये कैसे हमारी वर्णमाला में आया या हिंदी की देवनागरी लिपि में कैसे शामिल किया गया, तो हम बात करें जो हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी भाषा का पूरा प्रभाव डालने की कोशिश की
और वो अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए उन्होंने, और हम अगर अपनी हिंदी भाषा में उनके प्रभाव को शामिल करते हैं तो इस प्रकार से हम वहां पर आ का उच्चारण करते हैं, और यही आ हमें वो अंग्रेजी का कुछ रूप दर्शाता है। इसलिए जो है हम इस आगत स्वर को अपने देवनागरी लिपि में या हिंदी भाषा में शामिल कर चुके हैं। अब बात की जाए आगत व्यंजन, जो कि आपको का के नीचे, जा, खा के नीचे, जा के नीचे, फा के नीचे इस प्रकार से बिंदु के रूप में दर्शाए जाते हैं या दिखाई देते हैं। ये कहां से आए? तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश काफी समय, लंबे समय तक मुगलों के अधीन रहा, और मुगलों ने अपनी जो भाषा थी उनकी, वो अरबी और फारसी भाषा, ये बहुतायत में इस्तेमाल करते थे। तो उनकी भाषा में जब हम उनके उच्चारण करते हैं तो वहां पर आपको ज, फ इस तरीके से नवनिर्मित ध्वनियों में व्यंजन के अंतर्गत अगर बात की जाती है तो का, ख, जा, फ, इनके नीचे हमने बिंदु का इस्तेमाल किया, और इनसे बनने वाले शब्द जो होंगे, जैसे हमने पढ़ा है अफजल, एक शब्द लिखा अफजल, फा के नीचे हमने ये जो बिंदु रखा है इसको हम नुक्ता कहते हैं, हम इसे नुक्ता कहते हैं। तो ये अफजल, फीस, इसके नीचे हमने बिंदु रखा, ठीक। तो ये कुछ शब्द जो लिखे हैं, जैसे हमने लिखा गजल, और जाके नीचे ये नुक्ता चिन्ह लगा दिया। तो इनका उच्चारण जो है वो हिंदी भाषा में इनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमने नुक्ता चिन्ह का इस्तेमाल किया, और ये अगर इनको हम हिंदी के मूल रूप में लिखें तो ये कुछ इस तरीके से अफजल लिखा हुआ है, और फीस को हम फीस इस तरीके से लिखते हैं, और गजल जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है। अब देखिए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। अफजल के ऊपर वाले ये जो अफजल है इसमें झंकार है, इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो अफजल, और नीचे वाला जो है वो अफजल लिखा हुआ है। ऐसे ही फीस, तो यहां पर भी फा के बाद हमारा झंकार आ रही है, और ये सीधा सीधा फीस लिखा हुआ है। वैसे ही गजल, और ये गजल लिखा हुआ है। तो ये नुक्ता चिन्ह जो है ये हमारे आगत व्यंजन में आते हैं, और जिस तरीके से आगत स्वर में हमने देखा कि आ के ऊपर आधा चांद या अर्ध चिन्ह बिंदु आता है, उसी प्रकार से आगत व्यंजन में आपका ये का, ख, जा, फ, इनके नीचे हम नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं से मिलता जुलता एक और शब्द है नव विकसित वर्ण। अब नव विकसित वर्ण, आप सोच रहे होंगे कि नव विकसित ध्वनियां, नव निर्मित ध्वनियां और नव विकसित वर्ण ये एक ही चीज है। नहीं दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा अंतर है। अगर हम कहें नव विकसित वर्ण क्या है, तो हमने पिछली क्लास में आपको द्विगुण व्यंजन पढ़ाए थे, और उन्हीं को हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो ये जो द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन है, यही हमारे नव विकसित वर्ण हैं, और वो है कौन से, इन्हें हम देख लेते हैं। हमने आपको बताया था डा के नीचे हम इस तरीके से एक बिंदु रखते हैं, और ढा के नीचे एक बिंदु रखते हैं। तो डा और ढा के नीचे जो बिंदु स्वरूप में जब हम ये दो वर्ण लिखते हैं, तो ये हमारे नव विकसित वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने नवनिर्मित ध्वनियां, नव विकसित ध्वनियां, या हम ये बोल सकते हैं नव विकसित वर्ण के बारे में जाना। इनमें क्या अंतर होते हैं अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम देखते हैं कि स्वराघात या बलाघात क्या होता है। बलाघात या स्वराघात की बात करें, ये क्या होता है जान लेते हैं। बलाघात का मतलब क्या है या स्वराघात का मतलब है स्वर का आघात। तो जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय या किसी भी शब्द को बोलते समय किसी विशेष, या हम बोल सकते हैं किसी शब्द पर आकर के विशेष जोर लगाते हैं या विशेष बल देते हैं, तो ऐसी क्रिया वर्णमाला या शब्द में हम इसको बलाघात या स्वराघात कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने कोई भी शब्द लिखा इंद्र,
शब्द लिखा विश्व। तो इन शब्दों के उच्चारण करते समय आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमने सबसे पहले वाले वर्ण पर ज्यादा जोर दिया या ज्यादा बल दिया। कहने का तात्पर्य इनका उच्चारण करते समय हम पहले वाले शब्द पर, पहले वाले वर्ण पर बहुत अधिक जोर देते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द बलाघात या स्वराघात के अंतर्गत आते हैं। हम जान लेते हैं कि बलाघात या स्वराघात की क्या स्थितियां होती हैं। तो जब भी हम सबसे पहली स्थिति की बात करें, कोई भी संयुक्त अक्षर लिखते हैं या हम बोल सकते हैं संयुक्त शब्द लिखते हैं, तो संयुक्त शब्द लिखते समय हम जो संयुक्त वर्ण होता है उस पर अधिक बल देते हैं, वहां पर भी हमारी बलाघात की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे हमने लिखा मिश्र, मिश्र। अब हम देख रहे होंगे यहाँ पर जो स्रा है ये एक संयुक्त वर्ण है और इसके पहले वाले वर्ण मतलब वहां पर छोटी की मात्रा जो मी लिखा है इस पर हमने थोड़ा अधिक समय तक रुके या इस पर अधिक जोर दिया। तो यहाँ पर भी बलाघात की स्थिति है। और जैसे हम बात करें, लिखा है पक्ष, और पक्ष का उच्चारण करते समय भी आप देख रहे होंगे कि हमने पा पर काफी समय दिया या पा पर हमने विशेष बल दिया। तो ये संयुक्त शब्द लिखते समय हमारी बलाघात की स्थिति उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कि दूसरी स्थिति क्या है कि जब हम विसर्ग वाले शब्द लिखते हैं, विसर्ग वाले शब्दों को लिखते समय भी बलाघात की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे बात की जाए, हमने लिखा प्रातः काल। अब प्रातः काल जैसे मैंने लिखा तो ये विसर्ग जो है ता के पश्चात आपको दिख रही है, तो इससे पूर्व जो पा पर रा जुड़ा हुआ है मतलब जो प्रा निकला, यहां पर हमने अधिक समय दिया, अधिक बल दिया। तो प्रातः काल में जो पूर्वतः के पूर्व का वर्ण है वहां पर हमने विशेष बल दिया। तो यहाँ पर स्वराघात या बलाघात की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से हम कुछ और वर्ण देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा निसंदेह, निसंदेह लिखते समय आपको दिखाई दे रहा होगा कि संदेह के पूर्व या निसंदेह में जो नी है इस पर हमने थोड़ा सा समय लिया, जो कि निसंदेह या ये इस तरह के वर्ण है, यहाँ पर भी बलाघात या स्वराघात की स्थिति उत्पन्न हुई। अब बात कर लेते हैं कि तीसरी स्थिति क्या होगी जब स्वराघात या बलाघात की स्थिति उत्पन्न हो। तो जिन शब्दों में छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ई, छोटा ऊ और इसके बाद री या री वाले जो व्यंजन होते हैं, यहां पर भी इनके पूर्ववर्ती स्वर पर हमको बल देना पड़ता है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? पहले आने वाला। जैसे हमने लिखा हरि, हरि में देखें, हरि के उच्चारण में जो हा है इस पर हमने अधिक समय दिया। वैसे ही जहां पर छोटे ऊ की बात करें तो ये विश्व लिखा हुआ है, जहां पर भी छोटे ऊ के पूर्व वाले जो वर्ण है हमने वहां पर अधिक समय दिया। वैसे ही अगर बात करें, लिखा हो पितृ, तो ताकि नीचे जो राजवी है इसके पूर्व वाले वर्ण पर हमने अधिक समय दिया। तो ये स्थितियां जो है बलाघात को दर्शाती हैं। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अनुतान क्या होता है। आइए बात करते हैं अनुतान की। तो अनुतान क्या होता है? तो जब भी हम कोई भी शब्द, अनुतान का मतलब क्या है? अनुतान, तान जो होता है हम जानते हैं, जब भी कोई भी हम शब्द को उच्चारित करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे शब्द या वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें अपनी स्वर को अधिक ऊंचा करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से हमें बोल सकते हैं कि अनुतान को दूसरे नाम से अगर कहा जाए तो सुर लहर भी कहते हैं। सुर लहर कहने का मतलब जब ध्वनि को उच्चारण किया जाए तो उसमें जो लहर आए उसे हम सुर लहर या अनुतान कहते हैं। और सुरों का इस प्रकार से आरोह अवरोह, या हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्ण होते हैं उनका आरोह अवरोह का मतलब समझते ही होंगे कि हम किसी भी शब्द पर
काफी तीव्र स्वर से उसका उच्चारण करें और किसी स्वर को या किसी वर्ण को हम मंद गति से या मंद स्वर में उच्चारित करें तो ये हमारा आरोह अवरोह की स्थिति होती है। और ये सुर लहर या अनुतान क्या है ये जान लेते हैं। जैसे हमने बात की कि कोई भी शब्द हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा है अच्छा। अब अच्छा जो शब्द है हम लोग सामान्यतः बोलते हैं अच्छा। कभी कभी विस्मय की स्थिति, आश्चर्य की स्थिति होती है तो हम वहां पर बोलते हैं अच्छा। और जब हम गुस्से में होते हैं, प्रतिशोध हमारे अंदर होता है, हमें किसी से दूसरे से बदले लेने की स्थिति में होते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा। तो यहां पर बात करें इस अच्छा को उच्चारित करने की 3 स्थितियां होती हैं कि एक अच्छा जो होता है वो हम स्वीकृति के रूप में, एक अच्छा जो होता है वो हम विरोध के रूप में, और एक अच्छा जो होता है वो हम प्रतिशोध के रूप में। इस प्रकार से 3 तरीके से, या हम ये कह सकते हैं कि इस अच्छा को उच्चारित करने के लिए हम 3 तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। एक अच्छा जो हमारी स्वीकृति को दर्शाता है, एक अच्छा जो हमारे विरोध को दर्शाता है, एक अच्छा जो हमारे प्रतिशोध को दर्शाता है। जब भी हमारे साथ किसी ने बुरा किया और हमें हमारे अंदर बदला लेने की भावना आई तो हमने उसे अच्छा कहा। और जब हमें किसी का विरोध करना है, उसमें स्वीकृति नहीं देनी, तो वहां पर भी हम अच्छा बोलते हैं। और स्वीकृति का या एक सामान्य रूप में हम अच्छा जो कहते हैं। तो ये किसी भी शब्द की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग उच्चारण की स्थितियों को दर्शाता है। अनुतान हमारा एक प्रकार का ऐसा बोल सकते हैं कि प्रयोग है जो हमारे किसी भी शब्द के प्रयोग को अलग अलग स्थितियों में अलग अलग किस प्रकार से हमें उसका प्रयोग करना है ये बताता है। तो अनुतान हम अब इसके बाद अनुतान की बात करें तो अनुतान का अर्थ ये है कि ये वह सुर होता है जिसके कारण किसी भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब अनुतान कितनी तरह से कार्य करता है या कितने प्रकार का होता है ये बात जान लेते हैं कि एक होता है जो शब्द और एक वाक्य। तो शब्द और वाक्य में अनुतान अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया वो शब्द अनुतान के अंतर्गत आता है। जो जैसे मैंने बताया अच्छा को हमने 3 भावों में प्रकट किया। अब वाक्य अनुतान की बात करें तो वाक्य अनुतान में शब्दों का क्रम बदलना पड़ता है। जैसे कोई भी हमने वाक्य लिखा, कौन करेगा, या दूसरी तरीके से इसको लिख सकते हैं करेगा। तो यहां पर बात करें तो ये एक वाक्य लिखा हुआ है, छोटा सा वाक्य जिसमें हमने शब्दों के क्रम को बदल दिया। तो यहां पर कौन करेगा, यहां पर एक प्रकार से प्रश्न की भावना है और ये पूछा जा सकता है कि सम्मिलित या उपस्थित जो भी व्यक्ति या समुदाय है उसमें कोई ना कोई ऐसा है जो इसमें उस कार्य को करने के लिए राजी हो जाएगा। तो यहां पर स्वीकृति की स्थिति है। और इसके बाद करेगा कौन, ये नकारात्मक स्थिति को दर्शा रहा है, ये निषेध के अर्थ को दर्शा रहा है कि यहां पर करेगा कौन का मतलब ये है कि इसे कोई नहीं करेगा, उस कार्य में कोई भी अपना योगदान नहीं देगा, कोई नहीं करेगा। तो ये अनुतान जो है वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हम उस वर्ण की स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं। तो अनुतान में हमने जाना कि किस प्रकार से हम अब किसी भी शब्द का उच्चारण करके उसके सुर में परिवर्तन करके उसके अर्थ को बदल सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अब रा को कितने स्वरूपों में या कितने उसके रूप हैं, उसको कितने प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, आइए जानें। अब बात करते हैं रा के रूपों की। तो रा को प्रयोग करने के लिए रा के प्रमुख 2 रूप होते हैं। एक होता है पदेन रूप और दूसरा होता है, एक को हम बोलते हैं
पदेन रूप और दूसरा है रेफ। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इनको जान लेते हैं। जैसे हमने कुछ शब्द लिखे, कार्य, जैसे हमने लिखा प्रकाश, हमने लिख दिया रफ्तार और अंत में लिखते हैं ट्रक। तो यहां पर रा के भिन्न भिन्न रूप आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले वाले शब्द में रा आपको ऊपर इस प्रकार से दिख रही है, दूसरे वाले शब्द में ये रा इस पा के नीचे जुड़ी हुई है, तीसरा शब्द ये रा आपको सीधा स्वरूप इसको दिखाई दे रहा है, और चौथे वाले में इस रा का नीचे दोनों ओर से खुला हुआ सिरा दिख रहा है। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि रा के दो रूप होते हैं, पदेन रूप और रेफ रूप। तो इनमें कौन कौन से रूप पदेन के अंतर्गत आते हैं और कौन से रेफ के अंतर्गत। तो आपका दूसरे शब्द का और चौथे शब्द का जो रा है वो पदेन रूप में आता है। हम कह सकते हैं ये जो रा है ये आपके पदेन रूप है। और रेफ की बात करें तो आपको ये जो रा दिख रहा है पहले शब्द में, ये रेफ के रूप में प्रयोग किया गया है। और जो तीसरा शब्द है ये एक सामान्य शब्द है और इसका रा एक सामान्य रा को दर्शा रहा है। अब हम कैसे ये जानते हैं या हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि रा का पदेन रूप और रेफ रूप किन किन शब्दों में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम दिए गए शब्दों का शब्दशः या वर्णशः अलग अलग विच्छेद करके इन चीजों को समझ सकते। तो आइए जानते हैं पहले शब्द में कार्य का हम अलग अलग अक्षरशः विच्छेद करके ये कैसे जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से रा का प्रयोग किया गया है। तो कार्य को हम अगर विच्छेद करें तो का प्लस आ बड़ा प्लस रा प्लस या और आ, इस तरीके से लिख सकते हैं। और प्रकाश की बात करें तो इसको प धन रा आ धन का धन आ धन सा और आ। ठीक है, अगर ये दो वर्ण पहले देख लेते हैं तो यहां पर हम ये जानते हैं सभी लोग कि कोई भी जो व्यंजन होता है बगैर शब्द बगैर स्वर के सहायता से उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो हम इसी को अगर यहां पर देखें तो आपको दिख रहा है ये का जो है ये बड़ा आ से मिलकर के पूरा का बना रहा है, और जो आधी रा है और ये या छोटा आ के साथ मिलकर के पूरी या बना रहा है, और शेष बचता है आधा रा। और ये आधा रा जो है ये आपका रेफ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या इसको हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं ये उड़ने वाली जो रा है जो किसी वर्ण का सहायता लेकर के हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये रा जो है ये आधी रा को दर्शा रहा है। ये रा आधी रा को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में भी हमने देखा कि ये सा जो है आ का इस्तेमाल करके पूरा सा बना, का बड़ा का इस्तेमाल करके का बना, और रा
आ का इस्तेमाल करके पूरा रा बना। यहाँ पर पा आधा है, तो यहाँ रा का ये पूरा रा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहां पर इसको पदेन में हमने क्यों शामिल किया? देखिए शब्द से ही समझ में आ रहा है। पदेन, 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 पद मतलब चरण। जब भी कोई भी शब्द किसी के चरण पकड़ ले, तो यहाँ पर आपको ये जो रा है इस पा के चरणों में दिख रहा है, मतलब ये इसका सहारा लेकर के ही बोला जा रहा है। अगर हम इसको उच्चारित करें प्रकाश, प्रकाश, तो पा में हम कम जोर दे रहे हैं, रा पर ज्यादा दे रहे हैं, और रा पूरा निकल करके आ रहा है। ये रा जो है ये पूरा निकल करके आ रहा है। तो यहां पर हम रा को इसीलिए पदेन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जो यहां पर है ये आधा रा, ये क्या है कि जब भी कोई, हमने जैसे आपको बताया कि कोई भी वर्ण बगैर स्वर या व्यंजन जो है वो बगैर स्वर की सहायता से नहीं उच्चारित किया जा सकता। तो यहाँ पर जो ये रा है इसको उच्चारण के लिए किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी या किसी न किसी स्वर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये उच्चारण करने के लिए इस या का सहारा लेता है। और जब हम कार्य उच्चारित करते हैं तो या पे रा की ध्वनि आपको सुनाई देती है। और एक साधारण से उदाहरण से अगर हम समझे कि अगर किसी लाइन में 2 से 3 4 लोग चल रहे हैं, तो आगे अगर कोई भी आपके आगे वाला व्यक्ति है वो लड़खड़ाता है, तो आप ही उसे संभालेंगे, ना कि उसके आगे वाला। तो वैसे ही ये जो या है ये आपके रा के पीछे है, इसीलिए ये इसको धारण कर लेता है और इस प्रकार से हम कार्य को इस तरीके से लिख पाते हैं। अब बात करें कि ये चौथा जो शब्द था ट्रक, इस पे या जो हमारे पदेन रूप में ये रा है ये किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया? तो यहाँ पर भी ट्रक या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे हमने पढ़ा है टा, ठा, ड, ढा। ये जो नीचे से मुड़े हुए शब्द होते हैं इनमें जो रा का इस्तेमाल किया जाता है वो ये नीचे इसकी जुड़ी हुई रा होती है। ये इस प्रकार से जो नीचे से घूमे हुए शब्द होते हैं हम उसमें पदेन रूप की ये दूसरी रा का प्रयोग करते हैं। और अगर हम इस ट्रक का भी इसी प्रकार से संध विच्छेद करें, वर्ण का विच्छेद करें, तो कैसे लिखेंगे? टा, र, और अगर फिर आ आएगा, फिर का आएगा और आ आएगा, अंत में आ आएगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो रा है वो पूरी की पूरी या पूरी रा का प्रयोग किया गया है। टा जो है वो आधे वर्ण को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा पदेन रूप में जो भी रा इस्तेमाल किए जा रही हैं वो पूरी है, और जबकि रेफ के में इस्तेमाल होने वाली रा जो है वो आधी रा को दर्शा रहा है। अब इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें हम इन रा के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। यही 4 ही स्वरूप हैं और मुख्यतः 2 रूप हैं जो रा के रूप को दर्शाते हैं। जैसे कुछ और शब्द ले लेते हैं, हमने पढ़ा होगा, ये उदाहरण बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला है, आशीर्वाद। आशीर्वाद की स्थिति में इसको शुद्ध अशुद्ध शब्दों में बहुत ही पूछा जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दूसरा वाला सही है या पहला वाला। तो अगर हम इसके उच्चारण को देखें तो आपको पहला शब्द जो है वो सही उच्चारण को दर्शा रहा है, क्योंकि आशीर्वाद है और ये लिखा है आशीर्वाद। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा जो शब्द है ये गलत हो जाता है और हमारा पहला शब्द जो है सही हो जाता है। इसके बाद एक और आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई शब्द लिखा है वृत्त। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो ये रा है, ये जो नीचे तार की तरीके से जुड़ा हुआ है, ये भी तो रा का एक स्वरूप है। तो अगर हम देखें ये रा का स्वरूप है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका भी इसी प्रकार से शब्द वर्ण सा वर्ण विच्छेद करना है। तो वा, फिर ये री जुड़ता है,
तो ये आपका वृत्त लिखा हुआ है। अब आप देखें, अगर इसके शब्द सा शब्द हम देखते हैं तो यहाँ पर ये वा आ के साथ जुड़ करके वा बना रहा है, और इसके नीचे ये री जो है ये ऋ वाला जुड़ा है, ना कि इसमें कोई भी ऐसा रा का स्वरूप है जो इसको जोड़ करके दर्शा रहा है। तो वृत्त जो है इसमें किसी भी रा का प्रयोग नहीं किया जाता। कई बार हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों में किसमें रा का प्रयोग नहीं किया गया है, और उनमें से एक शब्द ये भी आता है। तो हम अगर हमें याद नहीं है तो हम इसको गलत कर देते हैं। इस प्रकार से इसी को दूसरे स्वरूप से ये पूछ सकते हैं कि दिए गए शब्दों में किसमें री का प्रयोग किया गया है, तो आपका इस प्रकार से ये शब्द आ जाता है। तो ये रा के स्वरूप इस प्रकार हम अपने वर्णमाला में या शब्दों में इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आशा है आप अब इसे आगे चलकर इस प्रकार के शब्दों के उच्चारण और उनके लेखन में कोई भी त्रुटियां नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार हमने देखा कि रा का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जब रा के आगे कोई भी स्वर नहीं होता या रा बगैर स्वर का होता है या आधा रा होता है, तो हम उसे आगे वाले वर्ड के ऊपर दर्शाते हैं, और जब रा हमारा पूरा होता है या रा के आगे कोई स्वर होता है या दूसरा व्यंजन होता है, तो हम उसे वह पूर्व स्वर के नीचे दर्शाते हैं। और तीसरा कि जब आपके नीचे ये गोल घूमे हुए शब्द होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं तिरछे शब्द होते हैं, तो वहां पर रा को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। और चौथा जो आपका रा एक सामान्य रा है, ये जैसे हम भाषा में रा को दर्शाते हैं वो उसी स्वरूप में दर्शाया जाता है। अब अगर बात की जाए कि रा इस प्रकार से दर्शाए गई, तो मात्रा चिन्ह में मात्रा चिन्ह क्या होता है और मात्रा चिन्ह कितने होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो स्वर हैं वो आपकी 11 है, लेकिन अगर मात्रा चिन्ह की बात की जाए तो वो संख्या में कितने होते हैं, आइए जानते हैं। तो मात्रा चिन्हों की बात की जाए तो हमें सभी को मालूम है कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला जो है उसमें 11 स्वर हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। इन सभी के मात्राओं या मात्रा चिन्ह अलग अलग होते हैं, आइए जानते हैं। छोटा का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, बड़ा को एक खड़ी पाई से दर्शाते हैं। छोटी की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से और बड़ी की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से। ऋषि का मात्रा चिन्ह इस प्रकार से। छोटा ऊ का मात्रा चिन्ह ये, बड़ा ऊ का मात्रा चिन्ह ये, ए का ये इस प्रकार से, ए का, ओ का और ये औ का। तो ये आपके सभी मात्राओं के मात्रा चिन्ह हैं। तो जब भी हम वर्णमाला में किसी भी शब्द को लिखते हैं और उनमें इन मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं या वर्णमाला में या हम बोल सकते हैं भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहां पर इन मात्रा चिन्हों का लोप होता है। तो जहां पर इन मात्रा चिन्हों का लोप होता है, उन्हें लिखने के लिए या उन्हें दर्शाने के लिए हम कुछ नियम जान लेते हैं। सबसे पहला नियम है कि यदि कोई भी जो वर्ण है, कोई भी शब्द है, वहां पर छोटा, जो कि हम जानते हैं कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण बगैर किसी स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता, तो जब छोटा आ जो है किसी भी शब्द में ना हो, कहने का मतलब हमारा छोटा आ किसी भी व्यंजन में शामिल ना हो, तो हम उसे किन किन तरीकों से दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें कोई भी शब्द लिखा है मुन्ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ना है वो दो प्रकार के हैं, एक आधी ना है और एक पूरी ना पर बड़ा आ की मात्रा है, क्योंकि अगर हमने इसका विच्छेद किया है तो माँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारा
मुन्ना लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने जो ये आधी न है, यहाँ पर कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं लगाया है, मतलब इसको बगैर मात्रा चिन्ह के रखा है। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है कुत्ता, यहाँ पर भी वही है। अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमें कुछ ये दिखाई देते हैं शब्द। ये पूरा ये ऊ है और ये ता पर बढ़िया के डंडा और ये आधी ता। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर हमने आ का लोप कर दिया है या कोई भी मात्रा चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया है। तो ऐसे शब्दों को दर्शाने के लिए हम खड़ी पाई को हटा देते हैं। जहां पर हमारे छोटा या हम बोल सकते हैं किसी भी मात्रा चिन्ह का लोप होता है, वहां पर हम वहां से खड़ी पाई हटा देते हैं। तो दूसरा है कुछ, तो इस प्रकार से हमने जाना कि जब खड़ी पाई वाले शब्द जो हमारे मात्रा रहित होते हैं उनको लिखने के लिए हम इस प्रकार से इन्हें व्यक्त करते हैं, उनकी खड़ी पाई हटा देते हैं। उसी प्रकार से दूसरे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नीचे से गोलाई वाले हैं, जैसे कि आपका टा है, ठा है, ठीक है, डा है, ढा है। इन शब्दों को आधा लिखने के लिए या इन्हें मात्रा रहित लिखने के लिए हम इनके नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे आपसे बोला जाए भट्ठा, तो हमने इस टा पे हलंत लगा दिया, ठीक है। हमसे बोला जाए कि हम मिट्टी लिखना चाहते हैं, तो हम इसी प्रकार से एक टा पर हलंत लगा देंगे। तो ये हमारे खड़ी पाई रहित ऐसे कुछ वर्ण हैं जो खड़ी पाई रहित हैं और इन्हें मात्रा रहित या हम बोल सकते हैं छोटा आ रहित दर्शाने के लिए उनमें हलंत का प्रयोग करते हैं। अब आगे आते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं या हम ये बोल सकते हैं ऐसे वर्ण हैं, जैसे जो रा वाले हैं। हमने रा में अभी पढ़े थे कि हमें वर्ण लिखना है, हमें कर्म लिखना है। तो यहाँ पर जो रा है वो क्या है, आगे वाले शब्द या आगे वाले व्यंजन के ऊपर दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर ये रा भी जो है वो आदि है, मतलब ये हमारे मात्राओं रहित रा है जिन्हें हम आगे वाले व्यंजन के ऊपर दर्शाते हैं। अब आगे की बात करें तो हमारा जो चौथा नियम है रा में वो क्या होता है, आइए जान लेते हैं। इसके बाद बात की जाती है खड़ी पाई जब बीच में आती है और वहां पर हमारा अगर कोई भी का और फा इस प्रकार के वर्ण आ जाते हैं तो हम इनको कैसे दर्शाते हैं। उसके लिए हम जैसे हमें लिखना है पक्का, तो हम ये इस तरीके से न लिख करके हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। कहने का मतलब जो उस वर्ण का नीचे की जो लाइन होती है उसे हटा करके हम उसे बगैर हलंत के सीधा सीधा आधा लिख देते हैं। उसकी जो नीचे के हिस्सा है उसको हटा दिया जाता है और उसे सीधा सीधा आधा लिख दिया जाता है। जैसे हमें लिखना है दफ्तर, तो दफ्तर को हम इस तरीके से न लिख करके हम उसे आधा सा इस तरीके से लिख देते हैं, मतलब उसका नीचे वाला हिस्सा हटा करके हम उसे खड़ी पाई हुई इस प्रकार से दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर का और फा बगैर मात्राओं के हैं और उन्हें हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है बहुत सारे चीजों को पढ़ा। सबसे पहले हमने आगत व्यंजन, आगत ध्वनियों के बारे में जाना। उसके बाद हमने बलाघात या स्वराघात के बारे में जाना। हमने अनुतान या सुरलहरियों के बारे में जाना। कुछ मात्रा चिन्हों के बारे में जाना। रा के कितने स्वरूप होते हैं, उन्हें कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इनके बारे में जाना। तो आज का हमारा जो कक्षा है ये यहीं पर समाप्त होती है और आगे जो भी इस वर्णमाला से संबंधित कुछ जो अंश बचे हैं वो हम आगे आपको आगे की कक्षा में लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारा ये
लेक्चर या हमारी ये कक्षा पसंद आती है तो आप इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम इससे और ज्यादा बेहतर आपको कक्षा दे सकें। और इनके लिए आप दोस्तों, अगर आपको इस दिए गए लेक्चर का लिखित प्रारूप चाहिए तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर्स पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, और हम आपको इसका लिखित प्रारूप वहां पर प्रदान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।